हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं फ्यूज़ के बेसिक्स के बारे में। फ्यूज़ ऑपरेट कैसे करता है, फ्यूज़ का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फ्यूज़ का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। सो फ्यूज़ के रिलेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं IC 60269 एज वेल एज इंडियन स्टैंडर्ड IS 13703। सो आप जाके रेफर कर सकते हैं। एज वेल एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड करें, उसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिल रहा होगा, आप जाके रेफर कर सकते हैं। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है देन चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं HRC यानी कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा HRC टाइप का फ्यूज़ है। उसके ऊपर कुछ डिटेल्स मेंशन की गई हैं, जैसे कि 100 एम्पियर NH00 GL/GG 500 वोल्ट एंड 120 किलो एम्पियर। सो इन सारी डिटेल्स का मीनिंग क्या है उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूज़ क्या है, फ्यूज़ काम क्या करता है, उसका पर्पस क्या है। सो फ्यूज़ जो है वो हमारी सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस है जो क्या करता है कि खुद ब्लो होके सिस्टम को जो है वो फॉल्टी कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि फ्यूज़ जो है वो हमारे सिस्टम को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एज वेल एज ओवरलोडेड कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। सो फ्यूज़ को जो है हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस भी कहते हैं, यानी कि SPD भी कहा जाता है। अभी लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये फ्यूज़ जो है वो हीट होके ब्लो कर रहा है। सो अभी ये फ्यूज़ जो है वो ब्लो क्यों कर रहा है उसके पीछे का रीज़न है। मान लीजिए कि ये जो फ्यूज़ है उसका रेटिंग 1 एम्पियर का है, यानी कि 1 एम्पियर करंट को कंडक्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। अभी सिस्टम के अंदर ये फ्यूज़ इंस्टॉल किया हुआ है, नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है। मान लीजिए कि इसके अंदर फॉल्ट हो गया। सो फॉल्टी कंडीशन में क्या होगा कि थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर जो है वो फ्यूज़ के अंदर से पास करने का ट्राई करेगा। अभी जब 1 एम्पियर के लिए डिज़ाइन किया है और अगर थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर एक साथ पास होने के बाद जब ट्राई करेगा तब क्या होगा कि फ्यूज़ का जो एलिमेंट है यानी कि जो कंडक्टर है ओके, जो कि पर्टिकुलर एलॉय से बना हुआ है, सो वो क्या होगा कि हीट होके वो मेल्ट हो जाएगा एंड सर्किट को ओपन कर देगा। सो फ्यूज़ का ये पर्पज़ है कि फॉल्टी कंडीशन में एज वेल एज ओवरलोड कंडीशन में खुद ब्लो होके सर्किट को प्रोटेक्ट करना है। सो ये उसका मेन पर्पज़ है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये फ्यूज़ एलिमेंट है। सो फॉल्ट कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आप नैरो पार्ट देख रहे हैं इसके अंदर से करंट का फ्लो बढ़ता जाएगा फॉल्टी कंडीशन में एज वेल एज ओवरलोड कंडीशन में। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट जो पास होगा वो इंस्टेंट होगा, इन ओवरलोड कंडीशन में करंट जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। सो यहाँ पे आप राइट साइड फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्ट इनिशिएट हुआ 0 नैनो सेकेंड पे एंड यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया एंड 600 नैनो सेकेंड में ये पूरा सर्किट ओपन हो गया। सो फ्यूज़ जो है वो खुद मेल्ट होके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ये उसका मेन पर्पज़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूज़ का कंस्ट्रक्शन। सो फ्यूज़ के कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्यूज़ का क्रॉस सेक्शनल व्यू है एंड ये फ्यूज़ का आउटर व्यू है। सो फ्यूज़ के अंदर ये फ्यूज़ का एलिमेंट है, उसके अंदर हमने टिन एलॉय इस्तेमाल किया है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मिनिमम रहता है, अराउंड 233 टेम्परेचर के अराउंड रहता है, 233 डिग्री सेल्सियस। सो टिन एलॉय के अलावा भी हम दूसरे एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लीड है, सिल्वर है, जिंक है, एल्यूमिनियम एज वेल एज कॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस कंडीशन में क्या होगा, जब करंट यहाँ से पास करेगा सो क्या होगा कि हीट इसके ऊपर बढ़ता जाएगा, यानी कि ये एलिमेंट हीट होता जाएगा एंड हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलिका सैंड इसके सराउंडिंग में भरा हुआ रहता है। सो सिलिका सैंड जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड हीट को डिसिपेट करेगा उसके आउटर पेरिफेरी में जो सिरामिक केसिंग लगा हुआ है उसके साथ। सो इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में हीट जनरेट होता जाएगा, करंट जैसे बढ़ता जाएगा वैसे, एंड सिलिका सैंड हीट को एब्जॉर्ब करके हीट को डिसिपेट करता जाएगा। अभी एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट
एक पर्टिकुलर रेंज से बढ़ जाता है, यानी कि पर्टिकुलर लिमिट से जब क्रॉस करेगा तब क्या होगा कि पर्टिकुलर जो ये अलॉय है वो हीट होके मेल्ट हो जाएगा एंड सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा। एंड जब ये मेल्ट होगा तब क्या होगा, इन दोनों पार्ट के बीच में आर्क प्रोड्यूस होगा। सो आर्क को एक्सटिंग्विश करने का काम भी सिलिका सैंड करता है। अभी वो कैसे करेगा कि ये जो मेटल जो मेल्ट हुआ है, यानी कि टिन का एलॉय जो मेल्ट हुआ है, वो क्या होगा, उस मेल्ट होने की वजह से जो वेपर जनरेट हुए हैं वो सिलिका सैंड के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा एंड आर्क को हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। सो उसकी वजह से आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगा। सो सिलिका सैंड का दो पर्पस है, एक तो वो हीट एक्सचेंज इजीली करता है, हीट ट्रांसफर करता है, एज वेल एज आर्क को एक्सटिंग्विश करने में भी मदद करता है। सो सिलिका सैंड के अलावा, यानी कि सिलिका सैंड ऑल्सो नोन एज क्वार्ट्ज सैंड, सो उसके अलावा हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हम चॉक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिलर मटेरियल के लिए। सो ये सराउंडिंग में सिलिका सैंड हो गया, सराउंडिंग में उसके सराउंडिंग में ये सिरामिक का केसिंग हो गया, आउटर केसिंग, एज वेल एज ये एंड कैप हो गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेटल का ब्लेड है जिसकी मदद से हम सिस्टम के साथ फ्यूज़ को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये एक्सट्रैक्शन लग है जिसके ऊपर हम फ्यूज़ पुलर लगाते हैं और सिस्टम के साथ फ्यूज़ को कनेक्ट एज वेल एज डिस्कनेक्ट करते हैं। सो ये मेन फ्यूज़ का कंस्ट्रक्शन हो गया। सो फ्यूज़ का ऑपरेशन कैसे होता है वो हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द साइन वेव डायग्राम। सो नॉर्मल कंडीशन में हमारे फ्यूज़ के अंदर से ये एसी करंट फ्लो हो रहा है, ये उसका डायग्राम है। अभी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सिस्टम के अंदर फॉल्ट हुआ। अभी सिस्टम के अंदर जब फॉल्ट होगा तो क्या होगा कि वोल्टेज जो है वो डाउन हो जाएगा एंड करंट जो है वो सडनली सर्ज करेगा। अभी ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि अगर सिस्टम के अंदर मैंने फ्यूज़ का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था देन करंट जो है वो यहाँ तक सर्ज करता। अभी मैंने सिस्टम के अंदर फ्यूज़ का इस्तेमाल किया है, सो उसका एडवांटेज ये है कि फॉल्ट करंट जो है वो इसी लेवल तक सर्च करेगा। यहाँ पे उसका लिमिटेशन आ गया। इस कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्यूज़ के अंदर का जो एलिमेंट है वो मेल्ट हो जा रहा है एंड सर्किट को ओपन कर दे रहा है। सो फर्स्ट डेफिनेशन है कट ऑफ करंट। सो इसका मीनिंग ये है कि सिस्टम के अंदर मैंने फ्यूज़ का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ कि फॉल्ट करंट को इस लेवल तक वो जा सकता था, लेकिन फ्यूज़ के इस्तेमाल की वजह से फॉल्ट करंट को यहाँ तक हमने लिमिट कर दिया। सो इसको कहेंगे कट ऑफ करंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्री आर्किंग टाइम। सो प्री आर्किंग टाइम का मीनिंग क्या है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे फॉल्ट हुआ सिस्टम के अंदर, यहाँ से मेटल जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। ओके, सो मेल्ट स्टार्ट हुआ। अभी इस पॉइंट पे आके मेटल जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो गया एंड आर्क का इनिशिएशन होता है इस पॉइंट पे। सो यहाँ से फॉल्ट का इनिशिएशन हुआ एंड आर्क का इनिशिएशन हुआ। सो इस बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको कहेंगे मेल्टिंग टाइम एज वेल एज प्री आर्किंग टाइम। नेक्स्ट है कि जब यहाँ पे आर्क इनिशिएट हुआ वो टाइम एंड जब आर्क एक्सटिंग्विश हुआ उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको कहेंगे आर्किंग टाइम। सो इस कंडीशन पे आपका आर्क एक्सटिंग्विश हो गया। सो टोटल फॉल्ट क्लियरिंग टाइम जो है वो दोनों का समेशन रहेगा, यानी कि प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम का समेशन करेंगे तो आपको टोटल क्लियरिंग टाइम मिल जाएगा। सो ये इस तरह से फ्यूज़ का ऑपरेशन होता है। इस पॉइंट पे आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश हो गई है एंड पीक लेट थ्रू करंट का मीनिंग होता है कि मैक्सिमम करंट जो है वो इतना पास करेगा फॉल्टी कंडीशन में जब आर्क प्रेजेंट रहेगा तब। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस फ्यूज़ के रिलेटेड। सो फर्स्ट डेफिनेशन है रेटिंग्स कौन से मेंशन होने चाहिए आपके फ्यूज़ के ऊपर। सो फ्यूज़ का वोल्टेज रेटिंग कितना है, यानी कि 500 वोल्ट है। ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना है, सो 120 किलो एम्पियर है। नॉर्मल करंट रेटिंग कितना है वो मेंशन किया होना चाहिए, जैसे कि 100 एम्पियर है। फ्यूज़ का साइज़ कितना है, पावर डिसिपेशन कैपेसिटी कितना है वो भी मेंशन होना चाहिए, एज वेल एज कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, वो भी मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोस्पेक्टिव करंट। प्रोस्पेक्टिव करंट का मीनिंग क्या होता है, अगर सिस्टम के अंदर मैंने जो ये फ्यूज़ लगाया हुआ है वो फ्यूज़ को अगर मैं निकाल देता हूँ
और वहाँ पे अगर मैं नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का अगर मैं वायर जोड़ देता हूँ, उस कंडीशन पे जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा उसको कहेंगे प्रोस्पेक्टिव करंट। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ फ्यूज। सो इस पर्टिकुलर फ्यूज का ब्रेकिंग कैपेसिटी है 120 किलो एम्पियर एट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज। सो 500 वोल्टेज पे 120 किलो एम्पियर ही ये फ्यूज ब्रेक कर सकता है, यानी कि इंटरप्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा वो इंटरप्ट नहीं कर सकता है। सो 120 किलो एम्पियर जो है वो इस पर्टिकुलर फ्यूज का ब्रेकिंग कैपेसिटी है एट 500 रेटेड वोल्टेज। नेक्स्ट डेफिनेशन है आई स्क्वायर टी कैरेक्टरिस्टिक। सो थर्मल एनर्जी जो जनरेट होता है जब फॉल्ट होता है, सो थर्मल एनर्जी का समेशन होगा प्री आर्किंग टाइम एज वेल एज आर्किंग टाइम, यानी कि टोटल क्लियरिंग टाइम जो रहेगा वो जो टाइम रहेगा उसको कहेंगे आई स्क्वायर टी कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट डेफिनेशन है HRC यानी कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज हम किसे कहते हैं। सो कोई भी फ्यूज जिसका इंटरप्शन यानी कि ब्रेकिंग का कैपेसिटी जो है वो एटलीस्ट 100 किलो एम्पियर है, उसको कहते हैं हम HRC टाइप का फ्यूज। सो ये फ्यूज का इंटरप्टिंग कैपेसिटी 120 किलो एम्पियर है। सो ये फ्यूज जो है वो HRC टाइप का है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है रेटेड करंट ऑफ फ्यूज लिंक। सो 100 एम्पियर जो है ये इस फ्यूज का रेटेड करंट है। अगर 100 एम्पियर इस 100 एम्पियर का करंट अगर इस फ्यूज से कंटिन्यूसली पास होता है देन इस फ्यूज को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। विदाउट डैमेज विदाउट डिटोरिएशन 100 एम्पियर का करंट इसके अंदर से कंटिन्यूसली फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कन्वेंशनल नॉन फ्यूजिंग करंट। अभी कन्वेंशनल नॉन फ्यूजिंग करंट का मीनिंग ये है कि अगर 1.25 टाइम्स द रेटेड करंट यानी कि 125 एम्पियर का करंट इस फ्यूज के अंदर से कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे अगर फ्लो कर रहा है देन विदाउट मेल्टिंग द फ्यूज एलिमेंट 125 एम्पियर करंट इसके अंदर से स्पेसिफाइड टाइम के लिए पास हो सकता है। सो उसको कहेंगे कन्वेंशनल नॉन फ्यूजिंग करंट। अभी कन्वेंशनल फ्यूजिंग करंट का मीनिंग है कि यूजुअली अगर 1.6 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय रेटेड करंट यानी कि 160 एम्पियर का करंट अगर इस फ्यूज के अंदर से पर्टिकुलर टाइम तक फ्लो करता है देन क्या होगा कि फ्यूज ऑपरेट हो जाएगा, फ्यूज के अंदर जो एलिमेंट यूज किया है वो मेल्ट कर जाएगा। सो उस करंट को कहेंगे कन्वेंशनल फ्यूजिंग करंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर डिसिपेशन इन फ्यूज। सो पावर डिसिपेशन का मीनिंग है कि ये जो फ्यूज है उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, सो उसी टाइम पे इस फ्यूज के अक्रॉस में कुछ पावर लॉस हो रहा है, यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। मान लीजिए कि कुछ मिली वोल्ट के अंदर वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है एंड इसके अंदर से जो रेटेड करंट फ्लो हो रहा है वो, सो अगर हम V/I करेंगे तो हमें पावर मिल जाएगा। सो पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। सो पर्टिकुलर फ्यूज के लिए एक पावर डिसिपेशन जो है वो मार्क किया हुआ रहता है, सो उसको कहेंगे पावर डिसिपेशन फॉर पर्टिकुलर फ्यूज। नेक्स्ट डेफिनेशन है वोल्टेज। अभी ये फ्यूज जो है वो 500 वोल्टेज सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया है। सो इस फ्यूज को हम सिस्टम का वोल्टेज 500 या 550 यानी कि 110% ऑफ रेटेड वोल्टेज ऑफ द फ्यूज तक हम सिस्टम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस फ्यूज को हम 600 वोल्टेज का सिस्टम है उसके अंदर हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो 500 वोल्टेज रेटेड फ्यूज जो है वो हम 500 वोल्टेज वाला सिस्टम या हम 550 वोल्टेज वाला सिस्टम है उसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकिंग रेंज एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर। अभी आपका जो ये फ्यूज है सो उसके ऊपर ये दिया हुआ है GL एंड GG। सो ये GL एंड GG का मीनिंग क्या है? सो G एंड A टाइप का फ्यूज लिंक रहता है। सो G फ्यूज लिंक का मीनिंग है, G का मीनिंग है फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कि कोई भी रेंज का करंट जो है वो इंटरप्ट कर सकता है। सो G का मीनिंग है जनरल पर्पस फ्यूज लिंक। अभी अगर इस G टाइप के फ्यूज लिंक के अंदर से अगर कोई करंट पास हो रहा है जो कि कन्वेंशनल नॉन फ्यूजिंग करंट को क्रॉस नहीं कर रहा है देन क्या होगा कि उस टाइम पे ये फ्यूज ऑपरेट नहीं करेगा। उसी टाइम पे अगर G टाइप के फ्यूज लिंक के अंदर से अगर
कन्वेंशनल फ्यूजिंग करंट का जो वैल्यू है उसके लेवल से ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो रहा है देन ही वो ऑपरेट करेगा। सेकंड डेफिनेशन है ए फ्यूज लिंक। अगर ए फ्यूज लिंक का मीनिंग है कि आपका जो फ्यूज है वो पार्शियल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी का फ्यूज है एंड फॉर्मली उसको बैकअप फ्यूज लिंक भी कहा जाता है। सो ए टाइप का फ्यूज लिंक है, सो वो एक रेंज बाउंड ब्रेकिंग कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेट करता है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि K1 एंड K2 एक पर्टिकुलर रेंज है। सो इस रेंज के बीच में अगर आपका कोई करंट फ्लो हो रहा है देन फ्यूज का जो एलिमेंट है वो मे बी मेल्ट हो सकता है, फ्यूज में भी ऑपरेट हो सकता है। एग्जैक्ट कब ऑपरेट होगा, अगर आपका करंट जो है वो K2 के जो ग्राफ है उससे अगर बढ़ जाता है, यानी कि K2 टाइम्स द रेटेड करंट से अगर एक्सीड कर जाता है उसका करंट, देन ए टाइप का जो फ्यूज है वो ऑपरेट कर जाएगा। अभी ये जो ग्राफ है ओके, सो ये पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोवाइड करता है, इसको ओवरलोड कर्व कहते हैं ऑफ पर्टिकुलर फ्यूज। नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं। सो फर्स्ट लेटर जो ये G है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आपका फ्यूज है वो फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी वाला है या पार्शियल रेंज का है। सो G का मीनिंग है फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी एंड A का मीनिंग है पार्शियल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी। अभी सेकंड लेटर में जो L एंड G है जो कि कैपिटल में है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि यूटिलाइजेशन कैटेगरी कौन सा है आपके फ्यूज का। सो G स्मॉल एंड G कैपिटल है, उसका मीनिंग है कि जनरल पर्पस के लिए आपका फ्यूज है एंड उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी फुल रेंज का है। G के का मीनिंग जो है वो भी सेम होता है एंड GL का मीनिंग भी सेम ही होता है। GM यानी कि स्मॉल में G फर्स्ट लेटर एंड कैपिटल में M सेकंड लेटर, उसका मीनिंग ये होता है कि फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी का आपका फ्यूज है फॉर मोटर प्रोटेक्शन। A का मीनिंग होता है पार्शियल ब्रेकिंग रेंज एंड M का मीनिंग होता है मोटर प्रोटेक्शन के लिए। सो AM का मीनिंग है पार्शियल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर सर्किट्स। GD का मीनिंग है फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी विथ टाइम डिले फ्यूज। सो इस GD टाइप के फ्यूज में पर्टिकुलर टाइम डिले पे फ्यूज ऑपरेट होगा एंड फुल रेंज कैपेसिटी को ब्रेक करेगा। GN का मीनिंग है कि फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी है पर इसके अंदर कोई भी टाइम डिले नहीं है। सो ये आपका ब्रेकिंग रेंज एंड यूटिलाइजेशन कैटेगरी हो गया। सो G का मीनिंग है जनरल पर्पस फ्यूज एंड कैपिटल G का मीनिंग है कैपिटल G का मीनिंग है जनरल पर्पस फ्यूज एंड स्मॉल g का मीनिंग है फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है फ्यूज साइज एंड डायमेंशन। सो आपका जो फ्यूज है उसके ऊपर ये मार्क किया है NH00। सो NH00 का क्या मीनिंग है? NH00 डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आपके फ्यूज का डायमेंशन कितना है, उसका लेंथ एंड विड्थ कितना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसका टेबल है। NH00 तो ये उसका ओवरऑल लेंथ 79 mm है एंड उसका बॉडी लेंथ एंड विड्थ का डायमेंशन दिया हुआ है। सो NH00 टाइप का अगर कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हैं NH00 से लेके NH4A तक कोई भी डायमेंशन है। सो NH जो है वो आपके फ्यूज का डायमेंशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइज। सो ये फ्यूज का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम फ्यूज के डिफरेंट टाइप्स एज वेल एज उसके जो डिफरेंट क्लास हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो please like, share and subscribe. Stay tuned for learning. Thank you guys.